हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अमरेश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। तो हम 10th क्लास के बच्चों की जो फर्स्ट पोएम है आज वो लेकर के आए हैं और उसको हम लोग देखेंगे कि इस पोएम के थ्रू कवि ने क्या एक्सप्रेस करना चाहा है। ठीक है, तो आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ धूली। डस्ट मीन्स धूल, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ धूली। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ये बहुत अच्छे कवि हैं। तो पहला टेक्स्ट देख लेते हैं। कविता का सार ये है कि कवि जो होता है बहुत ही दुखद मूड में होता है और उसके बाद वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से निकलता है। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक सफेद पुष्पों वाला विशाला वृक्ष होता है। तो कवि जो है उसके नीचे से निकलता है। तो कवि जो है पहले से बहुत दुखी मूड में होता है, उसकी जो मनोदशा होती है बहुत दुखद होती है। उसके बाद वो जब हेमलॉक पेड़ के नीचे से निकलता है तो उस पे एक कौवा बैठा होता है, क्रो बैठा होता है। और वो कौवा जो है वो अपने पंखों के मूवमेंट से या उड़ता है, ये तो पोएम में नहीं मेंशन किया गया है। उसके उड़ने से या उसके मूवमेंट से कुछ बर्फ जो हेमलॉक ट्री पे गिरी होती है, जमी होती है, वो कवि के बॉडी के ऊपर गिरती है और उसकी जो मूड है वो चेंज हो जाता है। तो कवि ने इस कविता के थ्रू हमें ये बताया है कि कुछ छोटी छोटी चीजें भी हमारे मूड को, दुखद मूड को चेंज कर सकती हैं, उसको प्लेजेंट कर देती हैं। और इसमें कवि ने दो चीजों को, एक तो है आपका क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, ये दो सिंबल्स उसने दिए हैं। क्रो मतलब होता है कौवा और हेमलॉक ट्री इसको आप धतूरे का वृक्ष कह सकते हैं। ये व्हाइट फ्लावर्स वाला एक फूल होता है, अपने गांव में भी मिलता है, पौधा टाइप का होता है। तो क्रो मीन्स होता है कौवा, हेमलॉक ट्री ये धतूरे का वृक्ष। और हमारे समाज में, सोसाइटी में जो सुपरस्टिशियस लोग हैं वो इन दोनों चीजों को इल ओमेंस का प्रतीक मानते हैं, अपशकुन मानते हैं। लेकिन कवि ने इस सुपरस्टिशंस को तोड़ते हुए एक्सप्रेस किया है कि कोई भी चीज इस हमारे समाज में इल ओमेंस का प्रतीक नहीं है। ये तो इलिटरेट लोग मानते हैं। जैसे पता लगा है रास्ते में जा रहे हैं किसी शुभ काम के लिए या किसी कोई काम के लिए, और क्या होता है कि बिल्ली रास्ते से निकल जाती है ना, तो लोग कहते हैं कि अपशकुन हो गया, इल ओमेन हो गया, और वो लोग रिटर्न हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो कवि ने इस चीज को तोड़ते हुए दोनों जो उसके प्रतीक हैं वो हैं कौवा। कौवे को भी लोग अपने समाज में इल ओमेन का प्रतीक मानते हैं, अपशकुन का प्रतीक मानते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं और कौवा बोल रहा है तो उसको अपशकुन मानते हैं। ठीक है, जो सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी लोग होते हैं। लेकिन तो कवि ने दोनों जो सिंबल्स हैं इनका प्रतीक किया है, जो कि सुपरस्टिशियस लोग इसको इल ओमेन का प्रतीक मानते हैं। तो उसने बताया है कि किस प्रकार से वो दुखद मूड में था, सैड मूड में था, और उसका जो मूड है वो प्लीजेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं टेक्स्ट एक बार। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। द वे, जिस प्रकार से, एक क्रो, एक कौवे ने, सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन हिला करके गिराया, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स धूल, ऑफ स्नो बर्फ की मतलब बर्फ धूल। तो जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ धूल गिराई, क्या हुआ? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मीन्स धतूरे का वृक्ष, ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष से। तो कवि जा रहा था या उसके नीचे खड़ा था, कौवे ने हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर बर्फ धूल गिराई। अब देखिए डस्ट उसने, आप समझ लीजिए कि पीसेस ऑफ आइस नहीं कहे हैं या पीसेस ऑफ स्नो नहीं कहे हैं, क्योंकि टुकड़े जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। अगर किसी के शरीर पे गिरेंगे ना तो उसको हार्म कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसने कहा है हेमलॉक डस्ट ऑफ स्नो, ना कि पीस ऑफ स्नो कहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब बर्फ गिरती है तो बिल्कुल धूल की तरह होती है, बिल्कुल धूल की तरह, बहुत बारीक सी, और उसका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, बाकी बिल्कुल धूल की तरह होती है। तो इसीलिए उसने कहा है कि डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल उसने गिराई। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष से।
तो कवि कह रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिराई एक हेमलॉक ट्री से, धतूरे के वृक्ष से। इससे क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को दिया ए चेंज ऑफ मूड। मूड मीन्स होती है अवस्था, मनोदशा, मनोवृत्ति। जैसे नहीं कहते हैं कि यार हमारा मूड खराब हो गया है, तो मूड का मतलब क्या होता है? अवस्था, मनोवृत्ति, मनोदशा। तो एंड सेव्ड सम पार्ट, तो इससे क्या हुआ? मेरा मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और एक दिन का जो उस हिस्सा बचा था, कुछ हिस्सा बचा था, आई हैड रूइड। रूइड मतलब होता है पछताना, रिपेंट, पश्चाताप करना। तो कवि कह रहा है कि उसने मेरे हृदय को एक चेंज दिया, मेरे हृदय में जो मूड था, मेरी अवस्था जो थी, मनोदशा थी, उसमें एक चेंज हुई, और दिन का जो और अगला हिस्सा जो मैं बर्बाद कर देता पश्चाताप करके, दुखी रह करके, उसको मैंने बचा लिया। तो बर्फ के डस्ट से उसकी कवि का जो था शेष भाग दिन का वो बच गया, कौवे ने जो गिराई थी उसके ऊपर। तो दोनों जो इलोमेस के प्रतीक हैं, कवि ने उनको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। ठीक है, तो ये पोएम अच्छे समझ में आई होगी, आई हो। उसके बाद जिसमें जो टफ मीनिंग्स हैं, फिर से एक बार देख लो। द बे, इस प्रकार एक क्रो, एक कौवे ने, सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराई, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष से, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय की मनोदशा को, मेरे हृदय को, मेरे अवस्था को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ पार्ट बचा लिया, कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ अ डे आई हैड रूइड, तो उस दिन का जो मैं बर्बाद कर देता। रूइड मतलब होता है यहाँ पे पश्चाताप करके गुजारना। ठीक है, तो ये पोएम रही आपकी। अब इसमें देख लेते हैं कि कवि ने कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है। सबसे पहले तो हम कविता की देखेंगे राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम देखिए, क्रो, राइमिंग स्कीम वो होती है जो लास्ट की आवाज एक दूसरे से मैच करती है, वो होती है राइमिंग स्कीम। इसमें क्रो का स्नो से मिल रहा, तो ये है ए और ये है बी, और क्रो स्नो मिल रहा तो ये भी हो जाएगा बी। अब ट्री का इससे मिल रहा है बी, तो ए बी, ये हार्ट सी और पार्ट भी सी, और मूड डी, और ये व्यूड भी डी। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है आपकी है ए बी और ए बी सी डी सी डी, ये आपकी राइमिंग स्कीम है। ए बी सी डी सी डी राइमिंग स्कीम है। इसमें कवि ने कुछ पोएटिक डिवाइसेस का भी यूज किया है। पोएटिक डिवाइसेस जैसे इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार और कई चीजें होती हैं। तो जैसे इसने यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक, जैसे हिंदी में भी होता है कि यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, एक अक्षर कई बार आता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। वैसे ही कवि ने यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया है। जैसे देखिए, यस सेव्ड सम, अब इस सेव्ड में भी सम, सेव्ड में भी यस आया है, सम में भी यस आया है। तो यहाँ पे कवि ने किसका यूज किया है? इस लाइन में एलिट्रेशन अलंकार का यूज किया है। एलिट्रेशन का यूज किया है, अनुप्रास अलंकार का यूज किया है। ठीक है, और एक दूसरा पोएटिक डिवाइस इसमें कवि ने यूज किया है। देखिए, कोई भी पंक्चुएशन मार्क इन लाइंस में यूज नहीं किया गया है। जैसे ये भी काट देते हैं राइमिंग स्कीम, हमने ऊपर लिख दी है। तो इसमें जो है, जैसे कोई भी ना कामा ना फुल स्टॉप कहीं पे, बस स्टेंजा, दो स्टेंजा है इसमें, फर्स्ट और सेकंड। जो स्टेंजा लास्ट है वहां पे फुल स्टॉप का यूज किया है, और सेकंड स्टेंजा में बिल्कुल लास्ट में ही फुल स्टॉप का यूज किया है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई लाइन कोई एक सेंटेंस 4 लाइन्स में लगातार चलता है तो इसको इंजाइम्बमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे कवि ने इंजाइम्बमेंट का प्रयोग किया है, इंजाइम्बमेंट का भी प्रयोग किया है। इंजाइम्बमेंट क्या होता है हमने बताया, फिर से एक बार देख लीजिएगा। जब कोई सेंटेंस पूरा 4 लाइन्स 3 लाइन्स में लगातार जाता है और बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया जाता है तो वहां पे होता है इंजाइम्बमेंट। तो इस पोएम में इंजाइम्बमेंट भी है, और यहाँ पे यस और यस में जो है आपका एलिट्रेशन अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है।
ठीक है, तो ये पोएम आपके कंप्लीट हुई। बाकी इसके जो टफ वर्ड्स हैं, बे मीन्स होता है तरीका, क्रो कौवा, सूग डाउन हिला के गिराना, डस्ट आप स्नो बर्फ धूली, और मूड मीन्स होती है मनोदशा, और र्यूड का मतलब होता, पार्ट मीन्स हिस्सा, और र्यूड का मतलब होता है पश्चाताप करना या व्यतीत करना। ठीक है, तो आपकी जो पोयम है इसमें एग्जाम में जो स्टेंजाज दिए होते हैं उनमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको स्टेंजाज से ढूंढ करके लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे एक रेफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, उसमें पूछ लेता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएट फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है रेफरेंस वाला, रेफरेंस, तो लिखना है द above stanza has been taken फ्रॉम द पोएम, यहाँ पे पोएम का नाम लिख देना है और फिर कोई भी पोएम हो सब पे ये फिट बैठेगा, और कंपोज्ड बाई करके आपको यहाँ पे पोएट्स नेम लिख देना है। फ्रॉम द पोएम यहाँ पे पोएम्स नेम और कंपोज्ड बाई यहाँ पे पोएट्स नेम, इन दोनों को हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, और बाकी जो ये क्वेश्चंस आते हैं वो इसी स्टेंजा में आपको ढूंढ के अपनी लैंग्वेज में, प्रोज लैंग्वेज में बना करके लिखने होते हैं। ठीक है, तो आज 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन भी इसमें हम आपको दे रहे हैं। इसका आंसर आपको आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको बताना है कि रॉबर्ट फर्स्ट के जन्म कब हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी। ठीक है, अच्छे से पोएम पढ़िएगा, जहां पे कोई दिक्कत आए आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी अगली जो पोएम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी, और इसी प्रकार से प्रोज के सभी लेसन्स भी आपको नेक्स्ट वीडियोज में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।